कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें आप भी महत्वपूर्ण हैं। भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ऐसा सोचें हम दो महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने फोन पर मुझे बताया कि उसने मेरे सुझाए एक युवक को नौकरी पर रख लिया है। आपको पता है मुझे उसकी किस बात ने प्रभावित किया? मेरे दोस्त ने कहा, कौन सी बात ने? मैंने पूछा। मुझे उसका आत्मविश्वास बेहद पसंद आया। ज्यादातर उम्मीदवार तो कमरे में घुसते समय डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने मुझे उस तरह के जवाब दिए जो उनकी राय में मैं सुनना चाहता था। एक तरीके से ज्यादा उम्मीदवार भिखारियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्हें आप कुछ भी दे सकते थे और उन्हें आपसे किसी खास चीज की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु जी का व्यवहार इन सबसे अलग था। उसने मेरे प्रति सम्मान दिखाया, परंतु इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने प्रति भी सम्मान दिखाया। मैंने उससे जितने सवाल पूछे उसने भी मुझसे तकरीबन उतने ही सवाल पूछे। वह कोई चूहा नहीं है, वह असली मर्द है और मैं उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। आपसी महत्व का रवैया आपको परिस्थिति को देखने का संतुलित रवैया देता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी नजर में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा हो, परंतु याद रखें कि वह भी तो एक इंसान ही है। उसके पास भी तो वही रुचियां, इच्छाएं, समस्याएं होंगी जो आपके पास हैं। दूसरा, समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कसे बैठा है। कुछ महीने पहले मैं सिर्फ होटल के रिजर्वेशन डेस्क पर मैंने सीखा कि इस तरह के लोगों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। शाम के 5 बजे थे। होटल में नए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। मैंने तो डबल बेड रूम का ऑर्डर दिया था। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूँ सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखकर कहा, माफ कीजिए सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ था कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है। क्रुद्ध ग्राहक चिल्लाया, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे में बात करना शुरू कर दिया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। और उसके बाद वह यहाँ तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। शाब्दिक आक्रमण की इस बौछार को विनम्रता से सहन करते हुए क्लर्क ने कहा, सर माफ कीजिए, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक, जो अब आग बबूला हो चुका था, बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और यह कहकर वह होटल से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था कि क्लर्क इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर आवाज में गुड इवनिंग सर कहकर किया। जब वह मेरे रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूरी कर रहा था तो मैंने उससे कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया, आपका अपनी भावनाओं पर जबरदस्त नियंत्रण है। सर, क्लर्क ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वह वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा।
या हो सकता है वह हीन भावना से ग्रस्त हो और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वह अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। मैं वह आदमी था जिस पर वह अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। क्लर्क ने बाद में यह जोड़ दिया, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज्यादातर लोग होते हैं। लिफ्ट की तरफ बढ़ते समय मैं उसके शब्दों को दोहरा रहा था, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज्यादातर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन दो वाक्यों को याद कर लें। अपने गुस्से पर काबू रखें। इस तरह की स्थितियों में जीतने का यही तरीका है कि सामने वाले को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दें और फिर इस घटना को भूल जाएं। कई साल पहले विद्यार्थियों की परीक्षा की कॉपी जांचते समय एक कॉपी को देखकर मुझे हैरत हुई। इस विद्यार्थी ने पूरे साल समूह चर्चाओं और पिछले टेस्ट में ये साबित किया था कि उसमें प्रतिभा थी, जबकि उसकी परीक्षा की कॉपी कुछ और ही कह रही थी। मुझे ऐसा अनुमान था कि वह कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा। इसके बजाय उसके नंबर परीक्षा में सबसे कम आ रहे थे। जैसा मैं इस तरह के मामले में किया करता था, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि उस विद्यार्थी को मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलवाए। जल्दी ही पॉल डब्ल्यू वहां आया और से गुजर रहा था। उसके बैठने के बाद मैंने उससे कहा, क्या हुआ पॉल? तुमने परीक्षा में जिस तरह लिखा है उस तरह की मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। पॉल पशोपेश में था। उसने अपने पैरों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सर, जब मैंने देखा कि आपने मुझे नकल करते हुए देख लिया है तो इसके बाद मेरी हालत खराब हो गई। मैं कोई सवाल ठीक से नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहूं तो मैंने जिंदगी में पहली बार नकल की थी। मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बेईमानी का सहारा ले लूं। वह बुरी तरह परेशान दिख रहा था, परंतु एक बार जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे लगता है अब आप मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। यूनिवर्सिटी का नियम तो यही है कि अगर कोई विद्यार्थी किसी भी तरह की बेईमानी करेगा तो उसे हमेशा के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ पर पॉल ने यह बताना शुरू किया कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद उसके परिवार की इज्जत खाक में मिल जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसके अलावा और भी बहुत सारे बुरे परिणाम होंगे। आखिरकार मैंने उससे कहा, अब बस भी करो, शांत बैठ जाओ। मैं तुम्हें कुछ बता दूं, मैंने तुम्हें नकल करते हुए नहीं देखा। जब तक तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तब तक मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि समस्या यह थी। मुझे दुख है पॉल कि तुमने नकल की। फिर मैंने आगे कहा, पॉल, मुझे बताओ कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी के अनुभव से क्या सीखना चाहते हो। अब वह थोड़ा शांत हो चुका था और एक पल रुकने के बाद उसने जवाब दिया, डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरा असली लक्ष्य तो जीने का तरीका सीखना है, परंतु मुझे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह असफल हो चुका हूँ। हम कई तरीकों से सीखते हैं, मैंने कहा। मुझे लगता है तुम इस अनुभव से सफलता का असली सबक सीख सकते हो। जब तुमने अपनी पर्ची से नकल की तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कचोटने लगी। इससे तुम में अपराध बोध की भावना जाग गई और तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। जैसा तुमने कहा, इसके बाद तुम्हारी हालत खराब हो गई। ज्यादातर बात होता यह है पॉल कि सही और गलत का मामला हमें नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अब इस बात को समझ लो, मैं यहाँ तुम्हें भाषण नहीं दे रहा हूँ, ना ही तुम्हें सही और गलत काम करने के बारे में कोई प्रवचन देने के मूड में हूँ, परंतु यह जरूरी है कि हम इसके व्यवहारिक पहलू पर नजर डालें। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ होता है तो तुम में अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध के कारण तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप ठीक तरह से नहीं सोच सकते क्योंकि आपका दिमाग लगातार यही सवाल पूछता रहता है, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? पॉल, मैंने आगे कहा, तुम्हें परीक्षा में अच्छे नंबर की इतनी ज्यादा चाह थी कि तुमने वह किया जो तुम्हारी नजरों में गलत था। जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे जब सफलता हासिल करने के लिए तुम्हारे सामने गलत काम करने के प्रलोभन मौजूद होगा। उदाहरण के तौर पर किसी दिन आप इतनी बुरी तरह से कोई सामान बेचना चाहेंगे
कि आप अपने ग्राहक को जानबूझकर गलत जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देंगे, और ऐसा करने से आपको सफलता मिल सकती है, परंतु इससे होता यह है आपका अपराध बोध आप पर हावी हो जाएगा। और अगली बार जब आप अपने ग्राहक को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, आप सोचने लगेंगे क्या उसे पता चल गया है कि मैंने उसे धोखा दिया था। आपकी प्रस्तुति इसलिए प्रभावी नहीं होगी क्योंकि आप पूरे मन से प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। इस बात की संभावना है कि आप इसके बाद उसी ग्राहक को दूसरी, तीसरी, चौथी और कई बार सामान बेचने का अवसर गंवा देंगे। लंबे समय में इस तरह की गलत सेल्स तकनीकें आपकी अंतरात्मा को तो चोट पहुंचाएंगी ही, आपकी आमदनी को भी कम कर देंगी। इसके बाद मैंने पॉल को बताया कि जब किसी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल आदमी को यह डर सताता है कि उसकी पत्नी को उसके विवाहेतर प्रेम संबंध का पता चल जाएगा तो वह असफल होने लगता है। वह दिन रात यही सोचता रहता है, क्या उसे पता चल जाएगा, क्या उसे पता चल जाएगा। इस कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह नौकरी या घर में कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता। मैंने पॉल को याद दिलाया कि कई अपराधी कोई सबूत या संकेत नहीं छोड़ते, फिर भी वे सिर्फ इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वे अपराधियों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें देखकर समझ में आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। इनकी अपराध बोध की भावनाएं उन्हें संदिग्ध आदमियों की सूची में शामिल कर देती हैं। हम में से हर एक में सही होने, सही सोचने और सही काम करने की इच्छा होती है। जब हम इस इच्छा के विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा में कैंसर की बीमारी आमंत्रित कर लेते हैं। यह कैंसर बढ़ता है और हमारे आत्मविश्वास को कम करता जाता है। इसलिए इस तरह का कोई काम ना करें जिसे करने के बाद आपको यह डर सताने लगे, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा, क्या लोगों को इस बात का पता चल जाएगा, क्या मैं बचने में सफल हो पाऊंगा। धोखा देकर और अपने आत्मविश्वास को कम करके अच्छे नंबर लाने की यानी कि सफल होने की कोशिश कभी ना करें। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पॉल को सीख मिल गई। उसने यही सही काम करने का व्यवहारिक मूल्य समझ लिया। मैंने सुझाव दिया कि वह बैठ जाए और एक बार फिर से परीक्षा दे। उसने मुझसे सवाल किया, परंतु क्या आप मुझे कॉलेज से नहीं निकालेंगे? मेरा जवाब था, मैं निष्कासन के नियम जानता हूँ, परंतु अगर हम धोखा देने वाले सारे विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाल देंगे तो हमारे आधे प्रोफेसरों की छुट्टी हो जाएगी, और अगर हम धोखा देने का विचार करने वाले सभी विद्यार्थियों को निकाल देंगे तो हमें कॉलेज में ताले लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैं इस घटना को भूलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम एक काम करो। बिल्कुल, उसने कहा। मैंने उसे एक पुस्तक दी। पुस्तक का नाम था 50 Years with the Golden Rule। इसे देते हुए मैंने उसे कहा, पॉल, इस पुस्तक को पढ़ो और पढ़ने के बाद इसे वापस कर देना। जेसी पैनी के खुद के शब्दों में यह जानो कि किस तरह सही काम करने की वजह से वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों के समूह में शामिल हो गए। बिल्कुल सही जी, आगे पढ़ो। हाँ हाँ। सही काम करने से आपकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो दो नकारात्मक बातें होती हैं। पहली बात कि इसमें अपराध बोध आ जाता है और इस अपराध बोध से हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि देर सबेर दूसरे लोगों को हमारे गलत काम की जानकारी मिल सकती है और उनका हम पर से विश्वास उठ जाता है। सही काम करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, यही सफल चिंतन का कारगर तरीका है। एक्सप्लेन करें आप थोड़ा सा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए बताया गया है कि किस तरह से गलत काम नहीं करने हमें, है ना। गलत काम करके कुछ प्राप्त भी कर लोगे तो कुछ भी नहीं, मतलब वो आगे जिंदगी भर आपके मन में उसकी ग्लानि रहेगी और आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। तो वही काम करना है जिससे हमारा आत्मविश्वास मतलब हमें करने के लिए उत्साहित करे कि हाँ हम सही कर रहे हैं। तो ये इसमें बताया गया है, क्योंकि वो इंसान असफल हो जाते हैं जो एक बार कुछ गलती मतलब जो उनके अंतरात्मा को मतलब पसंद नहीं होता वो काम अगर कर देते हैं तो वो आगे जिंदगी में सफल नहीं हो पाते।
ये इसमें बताया गया है, ठीक है ना। आगे पढ़ो ज्योति जी। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया जा रहा है जो 25 बार पढ़ने लायक है। इसे तब तक पढ़ते रहें जब तक कि यह आपके दिमाग में पूरी तरह से न घुस जाए। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम करें। विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम करें। इसमें इन्होंने बोला कि 25 बार पढ़े हम इसको कम से कम। महान बिल्कुल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्रेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अप्लाइड साइकोलॉजी शिकागो हॉपकिंस सिंडिकेट 1950 में लिखा है, याद रखें काम ही भावनाओं के अग्रज होते हैं। हम अपनी भावनाओं को तो सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हम अपने कामों को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वैवाहिक समस्याओं, गलतफहमियों को दूर करने के लिए सच्चे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानें। हर दिन सही काम करें, जल्दी ही आप में सही भावनाएं जाग जाएंगी। ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जीवन साथी के साथ डेटिंग करें, उनका चुंबन लें, हर दिन उसकी सच्ची तारीफ करें और ऐसी ही छोटी छोटी चीजें करें और आपको प्यार कम होने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप प्रेम के काम करते रहेंगे तो जल्दी ही आप में प्रेम की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। इसके उलट अगर त्योरियां चढ़ाकर देखें तो पाएंगे आप त्योरियां चढ़ाने के मूड में आ गए हैं। ये सिद्ध करना तो आसान है कि अपनी क्रियाओं को काबू करके आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं, वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह है कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकल सीधे देखें। तीसरी बात, सामने वाले से कहें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की वजह से आप में अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वासपूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं करें। जिस तरह की भावनाएं आप स्वयं में जगाना चाहते हैं उस तरह के काम करें। नीचे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 अभ्यास दिए जा रहे हैं। इन्हें सावधानी से पढ़ें, फिर इनका अभ्यास करने की पूरी कोशिश करें और आप अपना आत्मविश्वास काफी बढ़ा चढ़ा पाएंगे। पहला, देखिए दोस्तों, असली बात क्या है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, है ना। विश्वास की तो बात थी शुरू में, एक चैप्टर ही यही है कि आपका कितना विश्वास है आपके अपने ऊपर। तो ये आत्मविश्वास अगर आपका होगा ना तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। और बताया ना शुरू में एग्जाम्पल थे कि एक इंसान था डरा डरा और डरे डरे, अगर आप अंदर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी के अंदर, और एक आप बड़े उत्साहित होकर के पूरे विश्वास के साथ आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं, तो हर काम में सफल होने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आपको अपने आप पर विश्वास और आपको इस सफल फील करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कई लोगों में ये आता नहीं है, तो आत्मविश्वास बढ़ाने के यहाँ पे तरीके बताए जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो ज्योति जी आगे रीड कीजिए। पहला, आगे के बेंच पर बैठें। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं? ज्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नजरों में ना आए, और वे लोगों की नजरों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से यह नियम बना लें कि आप जितना आगे बैठ सकते हैं बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज्यादा नजरों में रहते हैं, परंतु याद रखें सफलता के लिए लोगों की नजरों में रहना भी जरूरी होता है। बहुत बढ़िया। ये हमेशा डिसाइड कर ले कि कहीं भी किसी भी लोगों की भीड़ में जब आप बैठें तो आप आगे वाली सीट चुन ले, आगे बैठें, ठीक है ना। और आप देखोगे कि सफल व्यक्ति होते हैं, स्टूडेंट भी जो आगे बैठते हैं वो शार्प होते हैं, और पीछे जो कमजोर होते हैं ना पीछे छुप के बैठते हैं।
तो हमें भी क्या करना है, आगे बैठना है, हमेशा आगे की सीट अपनी वो कर लेनी है कि तभी आप मतलब तभी आपका आत्मविश्वास झलकेगा कि यस आप में कितना आत्मविश्वास है। बिल्कुल। चलो ज्योति आगे। दूसरा, नजरें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह आपकी आंखों का प्रयोग कर अपनी आंखों का प्रयोग करता है, इससे भी हम उसके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है, क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है, इस व्यक्ति के इरादे क्या हैं। आमतौर पर आंखों के संपर्क में असफलता से दो बातें पता चलती हैं। पहली यह, मैं आपके सामने आने पर असहज अनुभव करता हूँ, मैं आपसे हीन अनुभव करता हूँ, मैं आपसे डरा हुआ अनुभव करता हूँ। या सामने वाले से आंखें न मिलाने से यह बात पता चलती है, मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया है या सोचा है जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चल जाए। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे नजरें मिलाऊंगा तो आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। जब आप नजरें मिलाने से बचते हैं तो आप सामने वाले पर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते। आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूँ, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। इस डर को जीतने का यही तरीका है कि आप सामने वाले से नजरें मिलाकर बात करें। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है, मैं ईमानदार और सच्चा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं उसे पूरी तरह यकीन करता हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। अपनी आंखों से काम लें, दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आएगा बल्कि इससे सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगेगा। तीसरा, 25% तेज चलें। जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोचक अनुभव होता था। जब सारे काम हो चुके होते तो हम कार में लौट आते तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, डेवी यहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो कि लोग किस तरह चल रहे हैं। माँ इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलती थी। वे कहा करती थी, उस आदमी को देखो, वह परेशान सा दिख रहा है। या तुम्हें क्या लगता है वह महिला क्या करने जा रही है? या उस आदमी की तरफ देखो, वह कोहरे में लिपटा हुआ सा लगता है। लोगों के चलते हुए को देखना सचमुच मजेदार था। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से सस्ता पड़ता था। मुझे बाद में पता चला कि इस खेल को खेलने के पीछे माँ का एक कारण यह भी था और इससे ज्यादा शिक्षा भी मिलती थी। मैं अब भी लोगों को चलते हुए देखता हूँ, कॉरिडोर में, लॉबी में, फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राओं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि आप अपनी मुद्रा को बदलकर और अपनी चाल चलने की गति को बदलकर अपने रवैये को सचमुच बदल सकते हैं। आप भी देखें, अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति हारा हुआ है, चोट खाया हुआ है, वह मरा मरा चलता है, सुस्त चलता है, उसमें आत्मविश्वास शून्य होता है। औसत लोग औसत चाल चलते हैं, उनकी गति औसत होती है, उनके चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर नाज नहीं है। एक तीसरा समूह भी होता है। इस समूह के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। वे आम लोगों से तेज चलते हैं, उनकी चाल में फुर्ती होती है, उनकी चाल दुनिया को बताती है, मैं किसी महत्वपूर्ण काम से किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जो काम मैं 15 मिनट बाद करने जा रहा हूँ, मुझे उसमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें, थोड़ा तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ें, चलें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके हैं। कई लोगों को किसी के सामने जाते ही झिझक होती है, डर लगता है, कैसे बात करें, कैसे क्या करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप अपने, और जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, आप मोदी केयर में ही क्या किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ बताया गया है
कि किस तरह से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा लें। तो इसके अंदर ही एक चीज है कि आपको अपना क्या करना है, 25% तेज चलना है, क्योंकि चलने से आदमी का पता चलता है कि किस तरह से क्या इसके अंदर चल रहा है। देखिए आपकी बॉडी के हाव भाव बहुत अच्छे से आपके अंदर की स्थिति को बता देते हैं, ठीक है ना। तो आज से क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक होकर के थोड़ा तेज चलने की कोशिश करें, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये फोर्थ और पढ़ लेते हैं अपन, या फिर पढ़ लेते हैं इस लेसन को, फटाफट हो जाएगा। हाँ बताओ। चौथा, बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूहों के साथ काम करते हुए मैंने ये पाया कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। यह चुप्पा व्यक्ति अपने बारे में इस तरह की बातें सोचता है, मेरा विचार शायद काम का नहीं है, अगर मैं कुछ कहूंगा तो हो सकता है कि लोग मुझे मूर्ख समझें, इसलिए बेहतर यही है कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। इसके अलावा समूह के बाकी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं दूसरे के सामने यह जताना नहीं चाहता कि मैं कितना नासमझ हूँ। जितनी बार यह चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है, वह अपने आप को उतना ही ज्यादा अक्षम और हीन बताता जाता है। अक्सर वह खुद से यह कमजोर सा वादा करता है, अंदर से वह जानता है कि वह इस वादे को भी वह पूरा नहीं कर पाएगा, कि वह अगली बार मौका पड़ने पर जरूर बोलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार जब चुप्पा व्यक्ति बोलने में असफल रहता है, तो वह अपने आत्मविश्वास को खत्म करने वाले जहर की एक और खुराक गटक लेता है। अपने आप पर उसका विश्वास उतना ही कम होता जाता है। सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की इस तकनीक का प्रयोग करें। हर ओपन मीटिंग में बोलने का नियम बना लें। आप जिस बिजनेस वार्ता, कमेटी मीटिंग, कम्युनिटी फोरम में भाग लें, उसमें अपने आप कुछ ना कुछ कहें। इस मामले में कोई अपवाद ना रखें, कोई टिप्पणी करें, कोई सुझाव दें, कोई सवाल पूछें और आखिरी में कभी ना बोलें। आपको सबसे पहले बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपको झिझक तोड़नी होगी और मूर्ख दिखने के बारे में चिंता ना करें। आप मूर्ख नहीं दिखेंगे। अगला व्यक्ति चाहे आपसे सहमत ना हो, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति आपसे जरूर सहमत होगा। अपने आप से ये सवाल करना छोड़ दें कि क्या मैं कभी बोलने की हिम्मत कर पाऊंगा। इसके बजाय समूह के लीडर का ध्यान आकर्षित करने का लक्ष्य बनाएं, ताकि आप बोल सकें। बोलने के विशेष प्रशिक्षण और अनुभव के लिए अपने स्थानीय टोस्ट मास्टर के क्लब में शामिल हो जाएं। हजारों लोगों ने इस तरह के सुनियोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों के साथ और लोगों के सामने चर्चा करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया बताया है कि आपको क्या करना है, बोलने की आदत डालनी है, देखो हर जगह पर, है ना। और हमारा बिजनेस भी यही कहता है, हमारा बिजनेस भी इसी पे चलता है। जो लोग कहीं बोलते नहीं है, शर्म आती है उनको, वो सोचते हैं कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है एक आदमी को गलत लगेगा, दूसरे आदमी को वही अच्छा लगेगा, है ना। तो गलत और अच्छा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको बोलने की हैबिट डालनी है। आत्मविश्वास बढ़ाने के हम तरीके सीख रहे थे, तो इसके अंदर था सबसे पहले आगे वाली बेंच पर बैठे, जब भी मतलब आपको रहता है बैठने का मौका। और उसके बाद में क्या है, किसी से भी आपको नजरें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें, ठीक है ना। और इसके साथ ही 25% तेज चलें, और इसके साथ ही बोलने की आदत डालें। चलिए अब पांचवी चीज देखते हैं कि क्या है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, आप इन चीजों को डायरी पेन लेकर के लिख भी सकते हो, पॉइंट भी बना सकते हो, जिससे कभी भी आपको इसका ध्यान आए, रिपीटेशन, तो आप इसे कर पाओ, देख पाओ वापस से, ठीक है। ज्योति जी आज। पांचवा, बड़ी मुस्कुराहट दें। ज्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने का सबसे बड़ी दवा है। परंतु ज्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। यह एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप पराजित अनुभव करें और बड़ी मुस्कुराहट दें। एक साथ एक ही समय में यह संभव नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। बड़ी मुस्कुराहट आपको आत्मविश्वास देती है।
बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है और निराशा हर लेती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती या सिर्फ आपके मन से बुरी भावनाओं को ही नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है और यह तत्काल होता है। अगर आप किसी को बड़ी सी सच्ची मुस्कुराहट दें तो सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। कुछ समय पहले की बात है, मेरे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें ऐसा ही हुआ। मैं चौराहे पर हरी बत्ती जलने का इंतजार कर रहा था, तभी भड़ाम की आवाज आई। मेरे पीछे वाले ड्राइवर का पैर ब्रेक पर से हट गया था और उसने मेरी कार के बम्पर में पीछे से टक्कर मार दी थी। मैंने शीशे में से देखा कि वह बाहर निकल रहा था। मैं भी तत्काल बाहर निकल आया और नियमों की पुस्तक को भूलते हुए बहस करने के लिए तैयार हो गया। मैं मानता हूँ कि मैं उससे बहस करके उसे नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था, परंतु सौभाग्य से इसके पहले कि मुझे ऐसा करने का मौका मिलता, वह मेरे पास आया, मुस्कुराया और उसने गंभीरता से कहा, दोस्त, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी मुस्कुराहट और उसके गंभीर वाक्य को सुनकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया। जवाब में मैंने इस तरह की बात कही, चलता है, ऐसा तो होता ही रहता है। पलक झपकते ही हमारा विरोध मित्रता में बदल गया। बड़ी मुस्कुराहट दें और आप महसूस करेंगे कि एक बार फिर खुशी के दिन लौट आए हैं, परंतु मुस्कुराहट बड़ी होनी चाहिए। आधी मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा। आधी मुस्कुराहट की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तब तक मुस्कुराएं जब तक आपके दांत न दिखने लगे। बड़ी मुस्कुराहट की सफलता की पूरी गारंटी है। मैंने कई बार सुना है, हाँ, परंतु जब मैं डरा हुआ होता हूँ या मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरी मुस्कुराने की इच्छा ही नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती होगी, किसी की नहीं होती। परंतु यही तो खास बात है कि आप ऐसे वक्त में खुद से कहें, मैं मुस्कुराकर दिखा दूंगा, और फिर मुस्कुराएं, मुस्कुराहट की शक्ति का दोहन करें। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है, देखा एग्जाम्पल भी देकर के दिखाया। मुस्कुराहट ऐसी चीज है जो इंसान को अपना बना लेती है, ठीक है ना। तो हमारे बिजनेस पे भी बहुत लागू होती है ये, ठीक है। सुबह उठते ही ना मुस्कुराने की आदत, हर वक्त हमें मुस्कुराने की आदत डालनी है। आपके चेहरे पे स्माइल ही होनी चाहिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी कि स्माइल से। सच में बहुत कमाल का है, आप करके देखिए। तो उठते ही क्या है, ये चिंता में नहीं उठना हमें कि आज ये काम करना है, ये काम करना है, उससे बात करनी है, उससे नहीं करनी है, इतनी टेंशन हमारे साथ में है, ये है, ऐसा नहीं। एक बहुत प्यारी सी स्माइल, मुस्कुराहट के साथ में आपको अपने दिन की शुरुआत भी करनी है। और उसके साथ में जब भी आप किसी से मिले, किसी से भी बात करें, अपने सेशन दें, अपना कुछ भी बात करें, अपनी जूम पे मीटिंग करें, प्लीज मुस्कुराहट के साथ करें। देखिए अगला आदमी किस तरह से आपका अपना बन जाता है, किस तरह से वो आपको चाहने लगता है। तो बहुत बड़ी चीज है। अभी एक लीडर को मैं सुन रही थी यूट्यूब पर, उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, नेटवर्क मार्केटिंग का ही लीडर था, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, है ना। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, चेहरे पर स्माइल बहुत जरूरी है। तो वही चीज इसके अंदर है दोस्तों, तो ये आपको करना होगा। थोड़ा मुश्किल होता है जब हम उदास होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं या चिड़चिड़े, या कई चीजें हमारी भावनाएं बताए ना, लेकिन हमें उन्हें बदलना है। हमने पीछे की बुक्स में पढ़ा है कि हमें अपनी बदलना है, अपनी भावनाओं को। सबको आती है लेकिन हमें चेंज करना है, क्योंकि जिस भावनाओं को हम ज्यादा चलाएंगे अपने अंदर वही सच हो जाती है, वैसी ही परिस्थितियां हमारे लिए और आती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मुस्कुराहट को काम में लेना है बहुत ज्यादा, है ना। आदत बना लो ये आप अपनी, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि मुस्कुराहट बहुत बड़ा काम करता है। इंदू जी का, सीता जी का, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल। चलो खत्म होने वाला है। ज्योति जी फटाफट से ये और पढ़ लीजिए आप। चैप्टर खत्म कर दें ये वाला ना। हाँ 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 हाँ, इसीलिए। इन 5 तकनीकों के प्रयोग से लाभ उठाएं। पहला, कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर लें और फिर रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। दूसरा, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस न बनने दें। अप्रिय घटनाओं और परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दें। तीसरा, लोगों को सही पहलू से देखें। याद रखें, लोग ज्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में
संतुलित नजरिया रखें, आखिर वह भी आपकी तरह ही इंसान है। और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भौंकते हैं, परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। चौथा, वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से सही है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक व्यवहारिक नियम है। पांचवा, अपने हर काम में यह झलकने दें, मुझ में आत्मविश्वास है, काफी आत्मविश्वास है। अपने रोजमर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें। आगे की बेंच पर बैठें। ब, नजरें मिलाने का अभ्यास करें। 25% तेज चलें। द, बोलने की आदत डालें। और ई, बड़ी मुस्कुराहट दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए इतना काफी, देर भी काफी हो चुकी है। और दोस्तों, आपने जाना कि हमने क्या सीखा। हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इसके अंदर हमारा जो सकारात्मक विचार जमा करने का जो बात थी, जो हमने मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय की बात की थी, वो आप जरूर ध्यान रखिए। उसे आप बार बार भी पढ़ सकते हैं, और ये चीज आपने करनी है। और रियली ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, खूब अच्छा सा समझ में आया। एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो समझ नहीं आई। और हम कल दोस्तों पढ़ेंगे बड़ा कैसे सोचें। ठीक है ना। अब पता है कि बड़ा सोचने से बड़ा बन जाता है इंसान। मलिक सर भी सिखाते हैं, सबसे पहले आपकी सोच बड़ी होगी तो आपके एक्शन बड़े होंगे, एक्शन बड़े होंगे तो आपके रिजल्ट बड़े आएंगे, और रिजल्ट बड़े आएंगे तो फिर से आपकी सोच बड़ी होगी। बहुत बड़ा उन्होंने एक टॉपिक बताया था थॉट पे। अगर आपने छोटा सोचा तो आपके एक्शन, आपके माइंड में छोटी ही चीजें आएंगी, एक्शन भी छोटे होंगे। छोटे एक्शन से छोटे ही परिणाम निकलेंगे, और छोटे परिणाम से फिर से आप छोटा सोचोगे। तो एक साइकिल है ये। लेकिन बड़ा क्या है, हर किसी के माइंड में आता नहीं है, वो सोच ही नहीं पाता है ना। अभी उससे पूछो कि कब क्या बनोगे आप, तो वो बिल्कुल ऐसे कहता है। नया व्यक्ति तो आता है तो कहता है मैं 6 महीने में डायरेक्टर बन जाऊंगा। मतलब वो 6 महीने भी उसको ऐसे लगते हैं कि बहुत कम समय में मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ। तो वो बड़ा सोच नहीं आती। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं। दरअसल आज तक हमें यही बताया गया है, अपने से नीचे व्यक्ति को देखो, हमेशा छोटा सोचो, छोटे की कामना करो, और छोटा ही प्राप्त करो, और छोटे में ही इस दुनिया से चले जाओ। ठीक है ना। यही हमें सिखाया गया है। लेकिन आज देखिए, इतनी बड़ी बुक ये हमें सिखाती है, और ये हमें बताती है बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो दोस्तों, यही चीज हमें सीखेंगे कि बड़ा कैसे सोचें, अब उसके लिए क्या करें। और दोस्तों, डायरी पेन जरूर लेकर के बैठे। अगर कहीं आप 1-2 लाइन लिखना, या अगर आपके पास बुक है तो इसमें आप अंडरलाइन कर लें, जिससे कि आप अच्छे से उस चीज को सीख पाए। चलिए दोस्तों, समय की नजाकत को देखते हुए हमें अफर्मेशंस को दोहराना है। तो ज्योति, कदम चलोगे आप। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके मुंह से निकलना ही चाहिए। हर चीज के लिए आप धन्यवाद देते चले जाइए। ये ही हर चीज को प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका है। तो आई थिंक तैयार हो आप निशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका देने के लिए भी धन्यवाद। और आप जब कराते हो अफर्मेशन तो ऐसे लगता है वास्तविकता में हमारे साथ वो सब चीजें विजुअलाइज हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा रीड किया सच में। और आप बहुत अच्छी टीम मेंबर हो हमारी टीम की। तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को हमें एंड करना चाहिए, आज टाइम बहुत हो